हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोग के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी भर में सिर्फ समायरा रोते जा रही थी और अंश उसको बार बार चुप कराए जा रहे थे। टिश्यू पेपर पर टिश्यू पेपर उसके गीले होते जा रहे थे, लेकिन समायरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अंश परेशान होते हुए कहते हैं, क्या बला से पाला पड़ा मेरा। फाइनली अब वो लोग अपने मेंशन के अंदर आते हैं और जैसे ही अभी गाड़ी आकर के रुकी थी, समायरा भी बाहर तो निकलने वाली होती है, लेकिन तभी अंश उसके रिस्ट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रुको। ऐसे ऐसे जाओगे तुम अंदर? सारे लोग मेरे सामने सवाल का फ्लड ले आ देंगे। पहले शांत हो जाओ, उसके बाद से हम अंदर चलेंगे। समायरा जो अभी भी रोए जा रही थी और वंश की तरफ देखते हुए कहती है, कैसे शांत हो जाओ? मैं किसी की लाश देख कर आ रही हूँ। कितना डर लग रहा है मुझे। ये सुनते ही अंश कहते हैं, तुम्हें लाश देखने कहाँ दिया मैंने? तुम्हें तो तुरंत गाड़ी में बैठा दिया था। समायरा ये सुनकर अंश की तरफ देखकर कहती है, आप बात क्यों नहीं समझते? महसूस तो हो गया ना मुझे कि वो खत्म हो गई और मेरे सामने गोलियां चल रही थी। वही अंश कहते हैं, कम ऑन, इतना ओवर ड्रामेटिक बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक गोली चली थी समायरा। वो अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप बहुत गंदे, बहुत बुरे, मार दिया बेचारी को। अंश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है इस हाथ ने मारा उसे? और अगर इस हाथ ने मारा होता तो एक गोली की जरूरत नहीं पड़ती। उसे किसी ने स्नाइपर से शूट किया है, और वो भी उस वक्त जिस वक्त वो मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली थी। अरे यार, बस 2 सेकंड रुक जाता वो आदमी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी था जो उस लड़की के पीछे होकर के सारे काम को कर रहा था और सामने इस लड़की को ला दिया था ताकि मैं मारूं तो एंड्रिया को, ना कि उस आदमी को। कौन हो सकता है उसे मारने वाला? ये सुनते ही समायरा और तेज तेज रोते हुए कहती है, आप इंसान नहीं हो सकते। किसी की मौत देख कर आ रहे हो और अभी भी आपको ये डिटेक्टिव बनना है। जाकर के सीआईडी में भर्ती हो जाए, आपके पास दिल विल कुछ नहीं है। अंश की तरफ ही घूरते घूरते रोए जा रही थी। अंश उसको देखते हुए कहते हैं, एकदम शांत, एकदम शांत। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें रोना है ना, तुम रूम में चल कर के आराम से रोना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन ये जो हम सफर तय करेंगे ना यहाँ से अपने रूम तक का, उसके बीच तुम्हारे आंसू नहीं गिरने चाहिए। बात समझ में आई? समायरा इस बात पर कुछ नहीं बोल रही थी कि तभी अंश थोड़ा तेज बोलते हैं, बात समझ में आई? जिसे समायरा हल्का सा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं नहीं रोऊंगी, कोशिश करूंगी। अंश उसके आंसू को अपने हाथ से ही पेपर से पोंछते हैं और फिर उसके साथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फाइनली समायरा और अंश जो कि कार से बाहर तो निकल चुके थे, लेकिन समायरा जो काफी स्पीड में चल रही थी, आज तो उसकी स्पीड अंश से भी ज्यादा थी, क्योंकि आज वो चल नहीं रही थी बल्कि दौड़े जा रही थी। अंश उसका हाथ पकड़े हुए थे और वो बार बार अंश को खींचते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, ये क्या हो गया तुम्हें? समायरा पीछे मुड़कर अपने भारी गले से कहती है, मुझे कमरे में जाना है, अभी रोने के लिए मना किया है ना। मेरे आंसू नहीं रुक रहे, इसलिए मैं जल्दी से कमरे में भागना चाहती हूँ। ये सुनते ही अंश भी उसका हाथ झटके से छोड़ते हुए कहते हैं, जाओ, जा करके भागो, जितने आंसू बहाने। जैसे ही अंश ने बोल करके उसका हाथ छोड़ा था, समायरा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई थी और उसी तरफ अंश जो कि अभी हॉल में ही पहुंचे थे। और हॉल का नजारा कुछ यूं था कि इस वक्त शालिनी जी अपने हाथों को बांधे अपने सिर को नीचे किए हुए दो लोगों के सामने, यानी कि जयचंद्र और सावित्री जी के सामने खड़ी थी, और वो दोनों जैसे उसे काफी स्ट्रिक्ट होकर के कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों, और शालिनी जी बस अपना सिर हाँ में हिलाए जा रही थी। अंश ये सब देख करके जैसे ही उस तरफ आगे बढ़ते हैं, जयचंद्र तुरंत ही खड़े होते हैं और सावित्री जी से कहते हैं, हाँ हम आते हैं, हाँ कमरे से। जैसे ही जयचंद्र को अंश यहाँ से जाता हुआ यानी खुद को इग्नोर करता हुआ देखते हैं, वो तुरंत उनके सामने आकर कहते हैं, क्या बात है? मेरी मॉम के साथ कुछ बातें चल रही थी आप लोगों की? वहीं जयचंद्र जो बात को घुमाते हुए कहते हैं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि शेखर कहाँ पर है, उनसे कुछ बात करनी हमें। ये सुनते ही अंश कहते हैं, ठीक है वैसे, पर आपको एक बात बता दूं, बुढ़ापा में इंसान झूठ अच्छे से बोल नहीं पाता है, और अगर झूठ बोलना है तो आंखों में आंखें डालकर बोला करिए। क्योंकि अंश मल्होत्रा के सामने वैसे भी झूठ बोलना बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और अभी तो बहुत सारे झूठ पकड़ने हैं आपके। जयचंद्र जो इस बात पर भी अंश से नज़र नहीं मिलाए थे, और वो जल्द से जल्द अपने कमरे में जाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त सावित्री जी भी अंश को अवॉइड करते हुए निकल गई थी। वहीं शालिनी जी जो कि अंश की तरफ देखकर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं हुआ है, वो लोग बस बात कर रहे थे। ये सुनते ही अंश उनकी हालत को देखकर कहते हैं,
आपकी आंखें सच बता देती हैं मुझे। जुबान खोला ही मत करिए आप। आइए कमरे में चलते हैं। वही शालिनी जी जो अंश से पूछते हैं, ये तुम्हारी बीवी को क्या हो गया, ऐसे भागते हुए क्यों गई है वो? अंश की अपनी मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, अब इतना भी क्या नाराजगी जो उसका नाम लेना भी बंद कर दिया है। ये सुन करके शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ तो बताओ क्या हुआ नायरा को? जैसे अंश ने सुना था वो तुरंत ही अपनी मॉम की तरफ मुड़ करके उनको रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पर नायरा नाम नहीं लिया जाएगा, उसका नाम समायरा है, समायरा। और अगर आपको ये नाम नहीं याद रहता तो आप उसे अंश की पत्नी भी बुला सकती हैं। ये सुनते ही शालिनी जी थोड़ा टौन भरे लहजे में कहती हैं, अंश की जान ना बुला दूं मैं? और वो अपने कमरे की तरफ निकल गई थी। अंश थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं इस बात को सुनने के बाद कि क्या वाकई ये नाम उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर वो खुद ही अपने दिमाग को इन सारे ख्यालों से झटकते हुए कहते हैं, नो वे, वो मेरी जान क्यों बनेगी? जैसे ये बोल कर के अंश अभी कमरे के अंदर दाखिल हुए थे, वो देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है और अंश की नज़र जाती है उनके कमरे के थोड़े दूर पर एक कॉर्नर पर, जहाँ इस वक्त समायरा अपने घुटने को मोड़ करके उसी पर अपना सर टिकाए हुए धीरे धीरे रोए जा रही है। अंश उसके पास आकर के बैठते हुए कहते हैं, तुम अब तक चुप नहीं हुई? समायरा धीरे से अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा था ना आप मुझे यहाँ पर रोकेंगे नहीं। अंश के उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तुम्हारा कोई रिश्ता तो था नहीं उसके साथ, और तुम भी उससे काफ़ी जेलस होती थी। ये सुनते ही समायरा उनकी तरफ देखकर कहती है, हाँ तो थोड़ी सी जलन क्या हुई, उसे मार दिया जाएगा। मैं किसी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना डरावना होता है ये सब कुछ, और मेरा तो दिल बैठ जाता है ये सब सोच कर ही। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा होते हुए देखा है। ये सुनते ही अंश अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ पर उसे मारना ही नहीं चाहिए था। कहीं बंद जगह पर जाता तो ये लड़की वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। और फिर वो समायरा की तरफ देखकर कहते हैं, अच्छा रिलैक्स, देखो जो मर गया सो मर गया, और हर इंसान को कभी ना कभी मरना होता है। हाँ वो थोड़ा उम्र से पहले मर गई तो क्या हो गया, उसका काम खत्म हो गया था, वो चली गई, दैट्स ऑल। समायरा इतने आराम से अंश को बातें करता हुआ देखकर जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, आपको आपको जरा भी दुख नहीं है ना? हाँ क्यों होगा, आपने तो खुद ही अपने हाथों में बंदूक तानी हुई थी। अगर वो नहीं मारता जो जो उसे मारा तो आप मार देते। मर्डर करना तो आपके लिए बहुत आसान बात है ना? और एक बात बताइए, जब पहली बार किसी का खून किया था तो हाथ नहीं कांप रहे थे आपके? अब अंश भी खड़े होते हुए समायरा के सामने आते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि अंश मल्होत्रा जब गुस्से में होते हैं तो सामने वाला कांपता है, और पहला मर्डर भी मैंने गुस्से में किया था। समायरा जो कि अंश की बातों को सुनकर हल्का सा खौफज़दा होते हुए अभी दूसरी तरफ जाते, लेकिन तभी अंश उसका बाजू पकड़कर उसको रोकते हुए कहते हैं, बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। समायरा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुनना। लेकिन अंश कहते हैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। हस्बैंड हो तुम्हारा, मेरे बारे में जानने का पूरा हक है तुम्हें। और ये बोलकर अंश जो कि अब धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे ग्लास के वॉल पर पिन करते हैं, जहां इस वक्त बालकनी का दरवाज़ा था, और अपने दोनों हाथों को उसके किनारे पर लगाए हुए बहुत ही प्यार से उसे अपने किस्से को सुनाना शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे उनकी आंखों में गुस्सा भी झलकने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक अंधेरे से फ्लैट में एक आदमी जो कि इस वक्त खुद को बंधा हुआ पा रहा था, और साथ ही उसकी आंखें भी बंद थी, उसकी आंखों पर पट्टी बांधा गया था। वो बार बार अपने आप को हिलाते डुलाते परेशान ही हो रहा था कि तभी वो गिरने वाला होता है, लेकिन उस आदमी को किसी ने संभाल लिया था और धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटा करके सामने की तरफ छोटे से स्टूल पर बैठते हुए कहता है, क्या हो जाता है आप लोगों को, थोड़ी देर के लिए शांति नहीं है? हाँ अभी गिर जाते आप चाचा जी तो फिर आपके पैर पर चोट लग सकता था, हाथ टूट सकता था, अरे मुंह टूट जाता तो। ये सुनते ही शेखर जो परेशान होते हुए कहते हैं, सम्राट तुमने हमको यहाँ बंद किया, पागल तो नहीं हो गए ना तुम? ये सुनते ही सम्राट जो हंसते हुए कहते हैं, पागल तो मैं किसी के इश्क में हो गया हूँ चाचा जी। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए जगह कैसी लगी आपको? ये सुनते ही शेखर जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगते, क्योंकि इस वक्त सम्राट ने पूरी तरह से उन्हें चेयर से बांध रखा था। वही सम्राट जो कि अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, देखिए मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं आज मैंने वाकई
बहुत अच्छा काम किया है। मेरे भाई के दुश्मन को मार दिया मैंने। जैसे ही शेखर ये सुने थे वो और ज़्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, क्या? किसे मार दिया? कौन सा भाई? कैसा दुश्मन? वहीं सम्राट जो धीरे से खड़े होते हुए कहते हैं, अरे आपको नहीं पता ना, वैसे ये किस्सा किसी को भी नहीं पता है। खैर आप ये सब छोड़िए, पर आप ये बताइए कि आपको मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बोलते ही वो अपने हाथ को ले जा करके चेयर के हैंडरेस्ट पर रखता है, जिस पर इस वक्त शेखर का हाथ बंधा हुआ था, और काफ़ी ज़ोर से शेखर के हाथ पर अपना हाथ दबाते हुए कहता है, वैसे आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपको बचाने वाला भी मैं ही हूँ। कितना महान हूँ मैं। एक तरफ जो मेरे अंश भाई को परेशान की उस लड़की को मार दिया, और दूसरी तरफ आपको भी यहाँ पर ले आया। आपको पता है मेरे जैसा जिम्मेदार बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह सुनते शेखर के माथे से पसीने गिरने लगे थे। सम्राट ये देख करके हंसते हुए अपने हैंकरचीफ को ले जाकर के उनके फोरहेड पर धीरे धीरे छुआते हुए कहता है, आपको क्यों डर लग रहा है? आपको कुछ नहीं करूंगा मैं, आपको तो आपके बेटे से बचा रहा था। आपको पता है आपके बेटे की क्या प्लानिंग थी? और ये बोल करके वो अपने गन को निकाल करके उनके गर्दन पर लगाते हुए कहता है, आपको टपकाने की। अगर आप टपक जाते, और आप टपको ना टपको मेरे से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एक दिन में मैं एक ही मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक दिन का एंटरटेनमेंट कंप्लीट हो गया, अब आपको किसी और दिन के लिए रखते हैं। हाँ, शेखर वाकई ये सब समझ नहीं पा रहे थे, और आज पहली बार सम्राट को इस तरह के पागलपन तरीके से उन्होंने बात करते हुए सुना था। बेड पर लेटते हुए कहता है, आह अंश अंश अंश, ये आदमी हमेशा मेरे काम में बीच में आ ही जाता है। आज तो सोचा था कि उस एंड्रिया के साथ उसको भी टपका दूं, लेकिन बीच में मेरी नायरा आ गई चाचा जी, और मैं अपनी नायरा को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं शेखर जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अंश क्या कम था मुझे डराने के लिए जो तुम भी? मैं ये सुनकर कि सम्राट हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। और वो जाकर के आराम से उनका हाथ खोलते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत काम लायक चीज़ है। अब देखिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, आप उठ जाइए उठ जाइए। और उनको बेड पर बड़े आदर से बैठाते हुए कहता है, अंश की कमजोरी कौन है? यह सुनकर के शेखर जो बस अपना कंधा उचकाते हुए पूछते हैं, कौन? वही सम्राट जो उनके कंधे पर धीरे से टैप करते हुए बताता है, अरे उसकी माँ, और कौन? उसकी माँ उसकी कमजोरी है, यानी कि हमारी चाची जी। और चाची जी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है? यह सुनते ही शेखर जो अभी भी कंफ्यूज थे, सम्राट जो उनके सामने आकर के खड़े होते हैं और उनके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ को टिकाते हुए कहते हैं, आपसे चाचा जी, आपसे प्यार करती हैं। उन्होंने ये बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा शेखर को झुंझला दिया था, और साथ ही वो परेशान भी हो गए थे। अभी वो उठने वाले होते, लेकिन तभी सम्राट जो काफ़ी गुस्से में उन्हें बैठाते हुए कहते हैं, जब तक मैं परमिशन ना दूं यहाँ से हिल भी नहीं सकते आप। वो क्या है ना, मुझे अपने काम के लिए अगर किसी को इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे बुरा नहीं लगता, और आपका तो वैसे भी आप बहुत बड़े वेस्ट मटेरियल हैं। और अगर आपने यहाँ से भागने के बारे में सोचा तो मैं खुद अंश को जा कर के वो सारी बातें बताऊंगा। आपने, आपके पापा जी यानी कि मेरे प्यारे दादू ने हमारे घर के लड़की के साथ क्या किया है, बता दो जाके उसे। जैसे ही शेखर ने ये सुना था, वो तुरंत ही कांपते हुए अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्से में था। मैं उस दिन मैंने शराब पी रखी थी और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। सम्राट तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे अगर अंश को पता चला कि मैंने उसकी बहन। लेकिन तभी सम्राट उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। देखिए मैं आपका भतीजा हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोल करके वो आराम से बैठते हुए कहते हैं, और अपनी नायरा से भी, लेकिन उससे ज़्यादा करता हूँ। उसके लिए तो मैं अपनी भी जान दे सकता हूँ। पहली बार किसी के लिए ऐसी सनक महसूस हो रही है मुझे। उसके लिए अगर दुनिया भी ख़त्म करनी पड़ जाए तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तो मुझसे छीन लिया गया। अब एक आखिरी चीज़ की उम्मीद है जिसने मुझे ज़िंदा रखा है,
और जिस दिन मेरी ये उम्मीद ख़त्म हुई ना, मैं खुद मर जाऊंगा। लेकिन इतनी आसानी से सम्राट मल्होत्रा मरने वाला थोड़ी ना है। अभी तो बहुत लोग की अर्थी उठानी बाकी है ना? ये बोलते ही वो एक और बार जैसे ही शेखर की तरफ देखा था, वो खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, ये किस तरह की बातें करी हो, को कुछ मत बताना। सम्राट जी कहता है, तो फिर आपको मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रहना पड़ेगा तब तक जब तक मैं आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह देता, क्योंकि आपसे मैं वो सारे काम करवा सकता हूँ जो कि मुझे अंश से करवाना है। मतलब आपको मोहरा बना करके पहले मैं चाची जी को टॉर्चर करूँगा, और चाची जी जो कहेंगे अंश बिल्कुल वैसा ही करेगा, और फिर मेरी नायरा मेरे हाथों में। उसके बाद से आप अपनी फैमिली के साथ रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना? ये बोल करके वो हल्का सा जा करके शेखर की गर्दन पर टैप करते हैं और धीरे से कहते हैं, जाओ अब आप ऐश करिए। और आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? फिलहाल मैं जाता हूँ, थोड़ा नहा कर आता हूँ। वैसे भी किसी की हत्या करने के बाद शुद्धिकरण करना ज़रूरी है, गंगा जल से नहाऊंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त समायरा, जो कि कांपते हुए अंश की आंखों में देखती उनकी बातें सुन रही थी। अंशु कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर उस दिन मेरे बहन को छेड़ा नहीं होता उस लड़के ने, तो वो जिंदा होता ना। और तुम्हें लगता है मैंने कोई गलती की है? समायरा, जो कि अंश की बातों को सुनकर अपने चेहरे को धीरे से नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, कोई गलती नहीं की है। लेकिन तभी अंश बहुत ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ये तुम डर कर बोल रही हो? वैसे मैंने तुम्हें पूरी बात तो बताई नहीं। क्या हुआ था कि मैं अकेले उसे नहीं मारा था, अर्जुन भी मेरे साथ था। ये सुनते ही समायरा और ज्यादा डरते हुए कहती है, अर्जुन जी भी आपकी तरह साइको है क्या? जैसे अंश ने सुना था, अभी तो उनके चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन वो तुरंत ही समायरा की तरफ घूमते हुए कहते हैं, क्या तुमने मुझे साइको समझा है क्या? समायरा ये सुनते ही जल्दी जल्दी अपने चेहरे को दोबारा से नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने गलत सुन लिया। अंश कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कहा है तो बहुत सही कहा है। जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं साइकोपैथ से भी ज़्यादा डेंजर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। हाँ, तो तुम मेरी कहानी सुनो। हुआ क्या था कि मेरी बहन उस वक्त बहुत छोटी थी और एक हमारे क्लास के लड़के ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। पहले हमने सिर्फ वार्निंग दिया था, लेकिन उसने माना ही नहीं। उसने दोबारा उसे हमारे स्कूल के बैकयार्ड साइड में लेकर के उसके साथ अभी वो कुछ गलत करता, लेकिन उससे पहले हम दोनों वहाँ पर पहुँच गए और फिर हम दोनों ने मिल करके उसकी हड्डियाँ तोड़ी। लेकिन अर्जुन तो ये काम करके निकल गया और उसे लगा कि मैं भी निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। अब वो बहन थी मेरी, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था उसे, जिसने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली हो। तो मैंने तब तक उसके सिर को दीवार पर लड़ाया जब तक उसकी आखिरी सांसें उसके शरीर से अलग नहीं हो गई। ये बोलते हुए अंश अभी देख तो दूसरी तरफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था समायरा को, जिससे और ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये कौन से पागलों की दुनिया में फंसा दिया है आपने मुझे? मैं मर जाऊंगी डर से, ये मुझसे दूर रहा करे बस। तभी अंश और ज्यादा समायरा के करीब आते हुए कहते हैं, तुम समझ रही हो ना, मैंने गलती नहीं की थी। अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो दोबारा किसी और लड़की के साथ ये सब करता और फिर लड़कियों को उस आदमी से बच कर रहना पड़ता, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया उसे। तुम्हें क्या लगता है गलती की मैंने? समायरा जो कहती है, नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं आप पर गर्व महसूस कर रही हूँ। आंशी सुनकर कहते हुए कहते हैं, डरते हुए अच्छी लगती हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम डरते हुए मेरी तारीफ कर रही हो तो तुम्हें ऐसे ही डरा कर रखना पड़ेगा। और ये बोलते बोलते वो और ज़्यादा समायरा के करीब आकर के धीरे से उसके वेस्ट चेन पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें पूरा भरोसा था ना कि मैं तुम पर शूट नहीं करूँगा? समायरा, जो कि अंश की अचानक से इतने सॉफ्ट लहजे को सुन करके दोबारा से अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखकर कहती है, हाँ। अंश जो उससे बहुत प्यार से दोबारा से उसके नोज पर अपने नोज को टिकाते हुए कहते हैं, तुम्हें पूरा भरोसा था मुझ पर कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता,
चाहे मैं कितने भी गुस्से में हूँ। ये सुनते ही समारा जो कहती है, नहीं, मुझे भरोसा नहीं था, पर मैं किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ही सामने आ जाऊँ। ये सुनते ही अंश उसके गालों पर धीरे धीरे अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, मैं बहुत खूनखार हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया करे तो मेरे सामने मत आया करो। तुम्हारे लिए ख़तरा बन सकता हूँ मैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं खुद को कंट्रोल कर लिया, और अगर नहीं कर पाता तो? समायरा जो धीरे से कहती है, तो मर जाती मैं, और क्या। जैसे अंश ये सुने थे, वो धीरे धीरे अपने हाथ को अभी तो उसके गाल पर सहरा रहे थे, लेकिन अभी उनका हाथ जो कि काफ़ी ज़ोर से समायरा के गर्दन पर कस गया था, और ये इतना अचानक हुआ था कि समायरा को समझने में भी काफ़ी वक्त लग गया था। और वो अंश की तरफ देख करके उनके हाथ को जल्दी जल्दी अपने गर्दन से हटाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन तभी अंश जो कि अपने चेहरे को धीरे से नाम हिलाते हुए कहते हैं, तुम मरोगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरे हाथों तुम्हें कभी हर्ट नहीं होगा। ये सुनते ही समायरा जो कहती है, अब मुझे दर्द दे रहे हैं, अभी मेरा गला छोड़िए। अंश अचानक से अपने हाथ को उसके गर्दन से हटाते हुए कहते हैं, तो आइंदा से इस तरह की बात नहीं करोगी। तुम मर नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ जीना है। अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत सारे टास्क बाकी हैं। समायरा जल्दी जल्दी बस अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए अंश की बस बातों को सुने जा रही थी, लेकिन इस वक्त उसे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, अंश से छुटकारा। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, और वो अंदर ही अंदर दिन भर बस भगवान से यही सब प्रे कर रही थी। वही अंश हल्का सा उसे दूर होते हुए कहते हैं, उसे रोते हुए तुम्हारी नाक बहुत क्यूट लगती है। समायरा जो कि बस अपने चेहरे को भी नीचे की हुई थी, इसका कोई भी जवाब नहीं देती। वही अंश जो वार्डरोब के पास आकर के उसमें से अपने लिए एक ट्राउजर निकालते हुए समायरा से कहते हैं, मैं आता हूँ नहा करके। समायरा बस चुपचाप खड़ी थी, तभी अंश कहते हैं, क्या हुआ, नहा कर आता फिर साथ में खाना खाते हैं। ये बोल करके वो बड़े आराम से जिस तरह से बाथरूम के अंदर गए थे, समायरा जल्दी से अपने सर के आए हुए पसीने को पोंछती और जल्दी से आकर के मिरर के सामने खड़े होते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो यहाँ पर मर ही जाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा, कहीं भी निकल जाऊँ, बस यहाँ नहीं रह सकती मैं। कैसे पागल इंसान से पाला पड़ गया है मेरा, और मैं इनको पसंद करने लगी थी। नहीं, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। मैं ज़िंदगी भर अकेले रह लूँगी, लेकिन भगवान जी ऐसा कोई शख्स मुझे मत दे। लेकिन जैसे अभी ये बात उसकी कंप्लीट होती, वो देखती है कि पीछे इस वक्त अंश के बाथरूम के डोर फ्रेम से टिक करके उसी को मिरर के थ्रू देखे जा रहे हैं, और वो धीरे से अपना गर्दन टल करते हुए कहते हैं, क्या बात, मेरी बहुत तारीफ कर रही हो? ये सुनते ही समायरा जो जल्दी से अपनी आंखों को बंद करती है और धीरे धीरे पीछे मुड़ती है कि तभी अंश जो कि काफ़ी रफ्तार से उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसके कमर को ज़ोर से अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहते हैं, चलो साथ में शावर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा शावर ले लोगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये सुनते ही समायरा जो अपने हाथ को अंश के चेस्ट पर रखती है और अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मैं नहा लूँगी बाद में, आप जाइए। ये बोलते हुए भी समायरा के होंठ और हाथ जो कि काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे, और अंश उसको इस तरह नोटिस करते हुए ज़ोर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, तुम रोया मत करो। मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे आंसू देखकर, और अगर यहाँ से बचने के बारे में सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो ये बात, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और खाना लेकर आओ, तब तक मैं नहा कर आता हूँ, साथ में लंच करेंगे, ओके? समायरा धीरे से कहती है, हाँ, मैं लेकर आती हूँ। उसे तो एक बहाना मिल गया था, और साथ ही उसे राहत भी मिल गई थी कि चलो कम से कम अंश ने वाकई ही इस बात को सीरियस तो नहीं लिया कि वो उसे अपने साथ शावर लेने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं क्रिश तो इस वक्त ऑफिस में आ गया था, क्योंकि उसे तो ऑफिस की चीज़ों को संभालना ही था, और साथ ही अविरल, नितिन और मानव जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अपने पुणे मेंशन की तरफ लौट गए थे। वहीं इस वक्त अर्जुन जो कि अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे, और घर के अंदर आते आते सबसे पहले हैरिस जो कि उनके चेहरे को देख करके काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था, और इस चीज़ को नोटिस करते हुए अनु भी भाग करके अर्जुन के पीछे पीछे आकर के कमरे के अंदर एंटर होती है
जहाँ इस वक्त अर्जुन बहुत ही आराम से बस अपने काउच पर लेट गए थे, लेकिन उनकी आंखें इस वक्त खुली हुई थी जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। जैसे ही अभी अनु उनके पास आने वाली होती है, अर्जुन जो कि उसको रोकते हुए कहते हैं, प्लीज़ दूर रहो अभी मुझसे। जैसे ही अनु ने ये सुना था, वो परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ आपको? इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हाँ। और वो जल्दी से अर्जुन जी के पास जाकर के धीरे धीरे उनके गाल को सहलाते हुए पूछती हैं, क्या क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी से लड़ाई हो गई आपकी? बताइए ना क्या हुआ? नहीं। अर्जुन जो धीरे से अनु की तरफ अपने चेहरे को मोड़ कर कहते हैं, मैं उसे बचा नहीं पाया। और ये बोलते बोलते वो दोबारा से उठकर बैठ गए थे और फिर धीरे से खड़े होकर के जोर से अनु को गले लगाते हुए कहते हैं, मैं उसे बचा नहीं पाया अनु, उसकी कोई गलती नहीं थी। हो सकता हो कि उसके भी तरफ का कोई पीओवी और हम उसे समझ ना पाए हो, लेकिन अंश को तो समझ ही नहीं आता उसको जब गुस्सा आते तो वो इतना बड़ा जानवर कैसे बन जाता है। मैंने बचपन से बोला उसे जब भी गुस्सा आया करे तो कुछ किया करे अपने साथ, अपने आप को कंट्रोल किया करे। अगर अगर वो उसे वहां लेकर नहीं गया होता तो आज वो जिंदा होती ना। ये सब सुनकर के अनु और ज्यादा परेशान हो गई थी और अर्जुन की गाल पर अपना हाथ सहलाते हुए कहती है, बताइए ना क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई 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 मर गया? ये बोलते हुए वो भी काफी ज्यादा डरने लगी थी। तभी अर्जुन जो उसको संभालते हैं और उसकी हालत को देख करके वो बातों को पलटते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझे बहाना चाहिए था तुम्हारे करीब आने का। तुम इतने दिनों तक मुझसे नाराज जो थी। ये सुनते ही अनु काफी जोर से अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं। आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। ये सुनते ही अर्जुन जो अनु को प्यार से बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, एक बात बताओ, ये अंश तुम्हारा ही भाई है ना? अनु ये सुन करके अर्जुन से पूछती है, आपका झगड़ा हुआ है क्या भाई से? नहीं। अर्जुन जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं उससे बहुत नाराज हूँ। वो कभी दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अनु जो नाराज होकर खड़े होते हुए कहती है, भाई ऐसे नहीं है, जब उन्हें हकीकत पता चलती है तभी वो किसी को गलत साबित करते हैं। बिना प्रूफ के वो कभी किसी को गलत नहीं समझते। और आप इस तरह से क्यों बात करें भाई के बारे में? तभी अर्जुन जो इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश में लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इन सारी बातों को सोच सोच करके टेंशनाइज रहेंगे तो उनकी अनु की भी दिमाग पर इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही वो पहले से इतना परेशान है। वो तुरंत ही उसके कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहते हैं, तुम हो जो मुझे मेरी दूसरी दुनिया में लेकर जाती हो। ये जो रियल वाली वर्ल्ड है ना, बहुत बेकार है। तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अगर मेरे लिए दर्द है तो तुम मेरे लिए दवा हो। एंड थैंक्स टू गॉड ये बात मुझे समझ में आ गई। अनलाइक योर ब्रदर, उस गधे को तो अभी इतना भी नहीं समझ में आता कि जो उसके साथ है वो वाकई उसके लिए मेडिसिन का काम कर रही है। तभी अनु जो धीरे से अर्जुन की गाल पर अपने होठों को रखते हुए कहती है, जब आप मेरे साथ रोमांटिक हुआ करें तो भाई के बारे में बात ना किया करें। वो क्या है ना, मेरे अंदर मतलब एक शराफत वाली बहन आ जाती है, तो इस वजह से। मैं ये सुनते ही अर्जुन जो उसको बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, और अगर मैं तुम्हारे भाई का नाम ना लूँ, सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड यानी कि अर्जुन का नाम लूँ तो कौन आता है तुम्हारे अंदर? ये सुनते ही अनुज हंसते हुए कहती है, शरारती वाली बीवी। अर्जुन जो उसके ऊपर धीरे से टेक लगाते हुए कहते हैं, और ये शरारती वाली बीवी के दिमाग में क्या चलता है? अनुज हल्का सा शर्माते हुए कहती है, कुछ नहीं चलता है, क्या चलेगा? ये बोल करके वो जल्दी से उठ करके पीछे की तरफ जाने लगी थी और जाकर के बेड के सराहने से टिकते हुए कहती है, आप जाइए यहाँ से, इस तरह की बातें मत क्या करिए, अभी दिन का वक्त है। ये सुनते ही अर्जुन जो कहते हैं, इतनी रात तो एक साथ बताइए, फिर भी आपने कभी इस तरह की बात करने कहाँ दी मुझे? अब बस भी करो, एक तरफ तुम्हारा भाई परेशान करके रखा है, ऊपर से तुम भी। तुम बताओ ना, मुझे देखकर क्या ख्यालात है? ये सुनकर अनुज जो हंसते हुए कहती है, मेरा मन करता है मैं आपके बाल नोच लूँ और साथ ही अनुज के साथ आपको खूब परेशान करूँ। ये बोलते ही वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने के फिराक में थी, लेकिन अनुज, नहीं इस बार नहीं, थोड़ा देर मेरे साथ बैठो, मुझे अच्छा लगेगा।
वरना मैं फिर से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने लगूंगा, यू नो अबाउट दैट। अनुज उनके बगल में आकर बैठते हुए कहती है, ओवर थिंक की बीमारी तो लड़कियों को होती है, और ये सबसे ज़्यादा पता है कब होती है? जब हम लड़कियां पीरियड्स में होते हैं। आपको क्यों? नहीं, अर्जुन उसकी तरफ देख करके धीरे से उसके कंधे पर अपने सर को टिकाते हुए कहते हैं, जो नज़ारा मैं देख कर आया हूँ ना, उसके बाद ओवर थिंक करना बहुत ही नेचुरल बात है। और फिर वो जोर से अनु को गले लगाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। किसी की भी बुरी नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अनु अर्जुन के पीठ पर सहलाते हुए कहती है, मुझ पर बुरी नज़र डालने वालों का मुंह काला, और मेरे सेफ्टी के लिए तो इतने सारे लोग हैं। सबसे पहले मेरे नानू, फिर मेरे गुंडे डैड जो कि इतने खतरनाक है जिससे मेरा पूरा कॉलेज डरता था। उसके बाद मेरा प्यारा हैरिश जो कि उनकी बोटियां नोच डालेगा, और उसके बाद आते मेरे प्यारे हस्बैंड जी जो हमेशा मेरी बहुत केयर करता है। और अगर इन सब से भी वो बच जाता है तो फिर आपको पता है मेरे अंश भाई। जैसे ही अर्जुन ने सुना था वो खड़े होते हुए कहते हैं, अपने अंश भाई के बारे में तारीफ करना बंद करो। तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी है और किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं नहा कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, उसके बाद से हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं अनुज कहती है, मैं वेट करती हूँ आपका। तभी अर्जुन बाथरूम की तरफ जाते हुए पीछे मुड़कर कहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन जॉइन मी। लेकिन ये सुनकर अनु धीरे से अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, आपने भाई के बारे में जिक्र कर दिया ना, अब मैं शरीफ बहन बन चुकी हूँ उनकी, तो अभी ये सब हरकत नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अंश सुबह से इस वक्त ट्राउजर पहने बैठे अपने हाथ में एक बुक लेकर के पढ़ रहे थे, और वहीं समारा के सामने धीरे धीरे अपने मुंह को खोलते हुए वो उससे कहते हैं, कहाँ खो जा रही हो? तुम्हारी तरह स्लो नहीं खाता हूँ मैं, खिलाओ भी। समारा परेशान होते हुए दूसरा बाइट उनके मुंह में डालते हुए कहती है, कैसे इंसान है, ऐसे वक्त पर भूख कैसे लगती है लोगों को। अंश बुक को साइड में रखते हुए कहते हैं, रुको मैं बताता हूँ खिलाते कैसे। उनसे छोटी छोटी बाइट कौन खिलाता है? और ये बोलते हुए अंश एक बड़ा सा चपाती का कौर लेकर के समारा की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इससे कहते हैं एक बाइट, चलो मुंह खोलो। समारा जो कि सामने के कौर को देखते हुए कहती है, इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा, रुक जाइए, आराम से खिलाइए ना, मैं इतना बड़ा। लेकिन तभी अंश उसका मुंह खुलवाते हुए कहते हैं, चलो खाओ। समारा हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, मेरा मुंह बहुत छोटा है, मैं नहीं डाल पाऊंगी इतना बड़ा। उसने जैसे ही बोला था अंश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी, और वो जल्दी से अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करके ना मिलाते हुए कहते हैं, नो नो डोंट गो देयर अंश। समारा जो कि अंश को खुद से बात करता हुआ देखकर पूछती है, क्या हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? अंश के गुस्से से समारा वाकई बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। अब अंश जो हंस करके उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, तुम्हारी बातों को सोच करके मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था, चलो मुंह खोलो। समारा जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, वाकई मेरा मुंह बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं खा सकती मैं। अंश उस बाइट का आधा टुकड़ा करते हुए कहते हैं, चलो अब इतना तो खा सकती हो ना, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ों को खाने की आदत डालो। ये सुन करके समारा जो अपना मुंह चलाते हुए कहती है, वो क्यों, ऐसा करना ज़रूरी है क्या? और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे अभी भी वो सब सोच करके डर लग रहा। लेकिन तभी अंश कहते हैं, 3 घंटे से रोए जा रही हो तुम, इतना तो कोई अपने के लिए नहीं रोता यार। समारा डरते डरते बस चबाए जा रही थी उस कौर को, और अब तो उसे रोना भी मना हो गया था, जिससे वो अपने आंसुओं को पोंछना शुरू कर देती है। वहीं उसका कौर जो कि काफ़ी वक्त बाद खत्म हुआ था, और अंश जो कि अपने दूसरे कौर को हाथ में लिए हुए उसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से बातें करते करते दोनों ने लंच कर लिया था। समारा तो बस ज़बरदस्ती अंश के खा रही थी, वरना उसे तो इस हालत में भूख कहाँ ही लगने वाली थी। और बस अब उसे एक ही बात समझ में आ रही थी, उसका सबसे बड़ा मिशन ये था कि वो जल्द से जल्द अंश के मॉम डैड का तलाक करवाए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। और वो धीरे से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान बस यहाँ से निकलवा दो, वो भी जिंदा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चौधरी के साथ बैठा एक आदमी जो कि अपने बिजनेस डील को फाइनल करके काफ़ी खुश था, और अपने कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे हुए कहता है, बेबी डॉल की कोई जानकारी मेरी, वो ठीक तो है ना? ध्यान रखिएगा, मेरे आदमी की नज़र उस पर होनी चाहिए। यह सुनते ही वो आदमी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है,
वो तो ठीक है, पर वो जिस आदमी के साथ है उसके घर के आसपास हम नहीं ले जा सकते ड्रोन को। वो क्या है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी लगा हुआ है। आसपास के नेटवर्क कनेक्शन अगर हमारे साथ जुड़ा तो उन लोग में उन लोग के सिक्योरिटी सिस्टम में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और इससे आपका सच बाहर आ सकता है सर। इस बात को सुन करके खड़े होते हुए कहता है, पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप मेरे साइड में या अंश के साइड में। उसकी इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सुनकर के चौधरी जो कहते हैं, बाबू साहब। ये सुनते ही वीरांशु जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, आप मुझे वीरांशु क्यों नहीं बुलाते? कभी बाबू साहब, कभी सर, कभी मेरे सामने आप मुझे सिर्फ वीरांशु बुलाएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीर, और कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कंटिन्यू करिए, क्या बोल रहे थे? और ये बोल करके वो काफ़ी तेज तेज अपने कैबिन की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। पीछे पीछे चौधरी मिस्टर चौधरी जो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, देखिए वीरांशु, मेरा मतलब है वीर बाबू, क्या है ना, वो आदमी शादी कर चुका है और हमको नहीं लगता है कि अब आपकी बेबी डॉल को उनसे अलग करना, अब समायरा मैडम। जैसे वीरांशु ने सुना था वो तुरंत ही पीछे मुड़कर चौधरी को घूरते हुए कहता है, नहीं, उसको समायरा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम यहाँ पर लेना सही नहीं होगा। मेरे डैड ने बहुत सारे प्रॉमिसेस लिए थे मुझसे जब उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। वो मेरी बेबी डॉल है, मेरी जिम्मेदारी है, और उसे मैं किसी भी कीमत पर इन मीडिया वालों के चक्कर में फंसने नहीं दूंगा। और अभी तो उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या है। मुझे उम्मीद है कि मौसी जी ने कुछ भी नहीं बताया होगा उसे, और शायद वो तो भूल ही चुकी होगी मुझे। वहीं ये सारी बातें करते करते वो लोग अपने केबिन के अंदर आ चुके थे और वो अपने मेन चेयर पर जाकर के बैठते हुए चौधरी से कहते हैं, मुझे अपनी बेबी डॉल पर 24 घंटे नजर रखना है। जब से वो अंश के मेंशन में गई है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में वो सिक्योर चाहिए और हम बहुत जल्द से जल्द उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं अपनी बच्ची जैसी बेबी डॉल को उस आदमी के हाथों तो नहीं छोड़ सकता। पागल है वो आदमी, पूरी तरह से साइको है। थेरेपी चलती थी उसकी, इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको, और सही तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं लेता है। हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। ऐसे इंसान को मैं अपना जीजा तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला। अब गायत्री जी, बाकी के सारे परिवार लोग आकर के नीचे डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे लंच करने के लिए। तभी गायत्री जी अर्जुन से पूछते हैं, और अगर काम वगैरह का थोड़ा प्रेशर कम हो तो हनीमून की भी प्लानिंग कर लो तुम दोनों। शादी को इतने दिन हो गए तो हमारे पापा पूछ रहे थे मुझसे। ये सुनते ही अर्जुन जो अनु की तरफ देखते हैं और एक आइविंग करते हुए कहते हैं, मैं तो कब से रेडी हूँ, आप अपनी बेटी जैसी बहू को मनाइए। ये सुनते गायत्री जी अनु की तरफ देखकर कहती हैं, उससे क्या बोलूँ मैं, तुमने कभी पूछा उससे? बेचारी, न जाने उसका कितना मन होगा, लेकिन तुमने कभी कहा ही नहीं। अनु को तो माँ बेटे ने बोलने का मौका नहीं दिया था। नहीं, अर्जुन जो कहते हैं, अच्छा तो आपको लगता है कि इसका मन है तो उसे मुझे बताना नहीं चाहिए था। अनु इस बात पर धीरे से कहती है, हाँ वो मैं, लेकिन तभी गायत्री जी जो कहती है, अरे कैसे बताती वो, शर्म नाम की भी एक चीज़ होती है बेटा, वो बहुत शर्मीली है। ये सुनते ही अर्जुन जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल अपने भाई की ऑपोजिट जो है। गायत्री जी अर्जुन से कहती हैं, तुम क्यों इतना चिढ़ते हो अंश से, भाई तो दोस्त है तुम्हारा, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अर्जुन जो गुस्सा करते हुए कहते हैं, ऐसा बेस्ट फ्रेंड समझ ही नहीं आता है कब उसकी बीमारी ठीक होगी। 1 मिनट, हनीमून, अगर हम दोनों कपल ट्रिप पर जाएं तो? और वो काफ़ी खुश होते हुए अनु का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ज़रा 1 मिनट इधर तो। अब 1 मिनट, हाँ मॉम, हम लोग का खाना हो गया, आप खा लो। वहीं से अपना हाथ खींचते हुए अर्जुन को देखकर कहती है, क्या हो गया आपको अचानक से, भूत चढ़ गया क्या दिमाग पर? अर्जुन जल्दी से उसे अपने कमरे में ले आते हैं और धीरे से दरवार पर पटकाते हुए कहते हैं, सुनो, मेरे दिमाग में ना बेस्ट आइडिया है। अगर हम दोनों हनीमून पर जाएंगे तो ऐसा कपल तुम्हारा भाई भी चल सकता है ना? ये सुनते ही अनु जो शर्माते हुए कहती है, हाँ पर उसे हनीमून मत बोलिए प्लीज़, और भाई से तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं, बोलिएगा कि हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, वेकेशन का ट्रिप है। ये सुनते ही अर्जुन जो उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, यार तुम बीवी हो मेरी, मैं संभाल लूँगा उसे,
लेकिन अगर वो मेरे साथ ट्रिप पर जाएगा तो उसका दिमाग इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाएगा और शायद ये बेस्ट थेरेपी होगी उसके लिए। समायरा अंश एक साथ रहेंगे और ये बोलकर कि वो ज़ोर से अनु की कमर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, और तुम और मैं एक साथ। पर हम होटल्स अलग अलग लेंगे। हाँ, तुम्हारे भाई को झेलने नहीं वाला मैं उस ट्रिप पर। वो तो बस मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड छोटी सी मदद करना चाहता हूँ उसके। लेकिन उस महाराज को मनाएंगे कैसे? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।